नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। ठीक है, अपन बात कर रहे थे रीट लेवल 2 मेंस बायोलॉजी की। ठीक है, उत तक अपना टॉपिक चल रहा था और वो खत्म हो चुका है। आज अपन पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, जो आपका सिलेबस है उसका 1 to 1 टॉपिक अपन लेके चल रहे हैं। पहले कोशिका खत्म किया, फिर उत तक अब है जैव प्रक्रम। ठीक है, और जैव प्रक्रम के अंदर भी हम लोगों को 4 ही पढ़ने जो आपके सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अपना जो दिया हुआ है मैटर उसके अंदर 4 ही टॉपिक हैं। ठीक है ना, और 4 टॉपिक के अंदर अपने पोषण, श्वसन, परिवहन और क्या है, उत्सर्जन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे पोषण के बारे में, और पोषण के अंदर आपको पता है पाचन तंत्र ही आता है। ठीक है ना, तो अपन शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गए। पाचन तंत्र चित्र है ये। ठीक है, जो आपने 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में सब जगह बनाया है, अपने को बनाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अपने को सिर्फ डिटेल के अंदर इसको पढ़ना है, डिटेल में ज़्यादा नहीं। जो काम की बातें हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ वही है, कोई एक्स्ट्रा फालतू का कचरा नहीं है। ठीक है ना, जितनी जरूरत है उतना अपने पास मैटर है। ठीक है ना, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग। और ठीक है, थोड़ा सा इसको नैना कर लेते हैं, है ना। ओके, देखिए भाई, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंदर हम लोगों को 4 बातें पढ़नी है: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। और उसमें सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र क्या है क्या नहीं, आप लोगों को पता है कि भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर भोजन के अपशिष्ट के उत्सर्जन तक जितने भी शरीर के अंग है वो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और उस एक तंत्र का निर्माण करते हैं। उसको क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, मुंह के अंदर जब भोजन लिया जाता है निवाले के रूप में, तब अपन उसको चबाते हैं। ठीक है, फिर लार उसमें मिक्स होती है, फिर ग्रसिका से होते वो ग्रास नली में जाता है, फिर आमाशय में जाता है। ठीक है, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, शुद्रांत, अग्र शुद्रांत और लास्ट में मलाशय के अंदर। ठीक है ना, तो एक एक करके अपन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, और मिल जाएंगे आपको यहीं से क्वेश्चन। ये अपनी दावेदारी शुरू से थी, आज भी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मेहनत इस तरह से की हुई है कि आपको मिल जाएंगे, चिंता की बात नहीं है। ठीक है, चलिए पाचन तंत्र। भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल द्वार से अपशिष्टों के उत्सर्जन तक विभिन्न अंग मिलकर एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, मुंह से मल द्वार तक, मुख से जो मल द्वार तक की जो संरचना होती है शरीर के अंदर, उसको अपन क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल। और ये आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। कितनी, 8 से 10 मीटर। पाचन क्रिया के दौरान भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं को सरलीकृत किया जाता है, जिसमें एंजाइम मुख्य भूमिका निभाते हैं। आप लोगों को पता है, जब अपन भोजन ग्रहण करते हैं, रोटी है, दाल है, सब्जी है, इनके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो जटिल रूप में विद्यमान रहते हैं। तो पाचन की जो प्रोसेस है उसके अंदर इन जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़कर फिर अपने शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा उनका क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है आवश्यकता के अनुरूप। इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं, एंजाइम। एंजाइम एक प्रकार से आप बोल सकते हो उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। कौन, एंजाइम। उत्प्रेरक आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, साइंस के विद्यार्थी हो। क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की या तो गति बढ़ा देते हैं या गति घटा देते हैं। दोनों काम करते रहे, सिर्फ एक काम नहीं करते, या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। अब ये अपने शरीर के अंदर, जीवों के अंदर उत्प्रेरक है ना, तो इनको क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक कहते हैं। और जैव उत्प्रेरक कहां काम आएंगे, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत। ठीक है ना, इन्हें जैविक उत्प्रेरक कहते हैं। एंजाइम जैविक क्रियाओं में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पाचन तंत्र में अब सम्मिलित अंग कौन कौन से, देखो, मुख है, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार। ठीक है, थोड़ा आज स्पीड में चलेंगे क्योंकि मैटर ज्यादा है। ठीक है, अब एक एक अंग को अपन डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, मुख, आहार नाल का अग्र भाग मुख गुहा में खुलता है। ये अपना मुंह है और इस
ठीक है ना। इस मुंह के अंदर ये जो अपना दांत वगैरह जीभ जहां पे भी है, इसको अपन क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। इसकी बाहरी जो संरचना है वो ये है होंठ, होंठ के अंदर दांत, और दांत के भीतर की जो एरिया है, जो स्पेस है, वो मुख गुहा कहलाता है। ठीक है ना। मुख गुहा में जीवा, जीभ पाई जाती है, जो फ्रेनुलम लिंगुअल, फ्रेनुलम लिंगुअल या जीवा फ्रेनुलम से जुड़ती है। क्या? फ्रेनुलम लिंगुअल, इसका नाम है, ध्यान रखना, फ्रेनुलम लिंगुअल या जीवा फ्रेनुलम, जीवा फ्रेनुलम। ठीक है, जीभ इससे जुड़ी हुई रहती है। ठीक है ना। ओके। जीवा का अग्रभाग कौन सा स्वाद देता है? मीठा। पश्च भाग कौन सा स्वाद देता है? कड़वा। और मध्य भाग कौन सा स्वाद देता है? नमकीन या खट्टा। ठीक है ना। अग्र के किनारे, अग्र के मध्य भाग के किनारे नमकीन और पश्च के मध्य भाग के किनारे खट्टा। मुख गुहा में मसूड़ों में दांत व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है। मसूड़ों तथा दांतों की इस व्यवस्था को गर्तदंती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्तदंती। क्या कहा जाता है? गर्तदंती। अपने दांत मसूड़ों के अंदर रहते हैं, तो दांत और मसूड़ों को कंबाइंड रूप से कौन सी व्यवस्था कहते हैं? गर्तदंती। और मनुष्य के अंदर द्विबार दंती व्यवस्था पाई जाती है। ध्यान रखना, कौन सी व्यवस्था? द्विबार दंती व्यवस्था पाई जाती है। 2 बार दांत उगते रहे, एक तो होते हैं अस्थायी दांत, एक होते हैं स्थायी दांत। ठीक है। एक कौन से होते हैं? अस्थायी दांत, और एक होते रहे स्थायी दांत। ठीक है, ये लो, एक कौन से होते हैं? अस्थायी, एक होते हैं स्थायी। अस्थायी में होते रहे कितने दांत? 20, इनको कहते हैं दूधिया। कौन से दांत कहते हैं ना? दूधिया दांत हटा पड़ेगा, है ना, कच्चे दांत। और एक होते हैं स्थायी, कितने होती है इनकी संख्या? 32। अब देखो, मनुष्य में दांतों की व्यवस्था दंत सूत्र दर्शाता है। दंत सूत्र ICPM बटा ICPM। ये तो है ऊपर का जबड़ा, ये है नीचे का जबड़ा। ठीक है, ऊपर के जबड़े में ICPM और नीचे के जबड़े में भी ICPM। अब ये ICPM क्या है? तो देखो, कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, ICPM। कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। तो ऊपर के जबड़े के अंदर कृतनक कितने होते रहे? 2। रदनक कितने होते हैं? 1। अग्रचवर्णक 2 और चवर्णक 3। इसी प्रकार नीचे वाले जबड़े में भी होते हैं। तो कितने हो गए? 2 जबड़े, इंटू क्या कर दिया रे? 2। ठीक है, इंटू 2 करो, कितना है? देखो, 4 2 4 3। ठीक है, और बट्टा में कितना आ गए? 4 2 4 3। टोटल कितने हो गए रे? 16 16 16 32। ठीक है, देखिए बच्चों के अंदर क्या व्यवस्था होती है? तो बच्चों के अंदर जो दूधिया दांत होते हैं वो होते हैं 2102 2102 इंटू 2। दंत सूत्र है, ध्यान रखना। ICPM बटा ICPM और 2123 बटा 2123 इंटू 2 वयस्क में, और 2102 बटा 2102 बच्चों के अंदर। ICPM क्या है? कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, ये दंत सूत्र होता है। ठीक है, प्रत्येक जबड़े के अंतिम चवर्ण को अक्ल डाढ़, ठीक है ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अक्ल डाढ़। ठीक है, जो 18 वर्ष के बाद में निकलती है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आराम से वापस से देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आज अपन गति रखेंगे। ओके, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या वे? दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और दांत जिस पदार्थ से बनते हैं उसको डेंटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटिन। क्या कहते हैं रे? डेंटिन। ये डेंटिन किसके द्वारा स्रावित होता है, किसके द्वारा बनता है? तो ओडोंटोब्लास्ट कोशिका द्वारा। ओडोंटोब्लास्ट कोशिका द्वारा डेंटिन बनता है। देखिए, आज तक आप लोगों ने इनेमल पढ़ा है। इनेमल दांत के ऊपर एक परत जमी हुई रहती है, उसको इनेमल कहते हैं। कैल्शियम की सबसे मजबूत क्या कह सकते हो उसको, पदार्थ होता है शरीर का। लेकिन दांत बनता किससे है? तो डेंटिन से बनता है।
और डेंटिन स्रावित कहां से होता है? तो ओडोंटोब्लास्ट कोशिका से। किससे? ओडोंटोब्लास्ट कोशिका से। फिर दांतों पर उपस्थित सफेद आवरण क्या कहलाता है? इनेमल। क्या कहलाता है? इनेमल। देखो आवरण है इनेमल और दांत खुद क्या है? डेंटिन। डेंटिन किससे स्रावित होता है? ओडोंटोब्लास्ट से। और इनेमल किससे स्रावित होता है? एमिनोब्लास्ट कोशिका से। डेंटिन, ओडोंटोब्लास्ट, इनेमल, एमिनोब्लास्ट। समझ में आ गई? डेंटिन किससे स्रावित होता है? ओडोंटोब्लास्ट, इनेमल, एमिनोब्लास्ट। ठीक है, आगे अब देखिए रे लार। मुख के अंदर जैसे ही भोजन रखेंगे लार उसमें मिक्स होती है। मुख में भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लार में मुख्यतः दो एंजाइम पाए जाते हैं मेनली। एक तो होता है टाइलिन। कौन सा होता है? टाइलिन, जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज या डाइसैकेराइड में बदलता है। स्टार्च को किसमें? माल्टोज में या डाइसैकेराइड में। कार्बोहाइड्रेट को किसमें? माल्टोज में या डाइसैकेराइड के अंदर। ठीक है। दूसरा है लाइसोजाइम। दूसरा क्या है? लाइसोजाइम। यह एक जीवाणुरोधी एंजाइम है। पूछ ले कि मनुष्य के मुख में उपस्थित जीवाणुरोधी एंजाइम का नाम क्या है? तो लाइसोजाइम। मनुष्य के मुख में उपस्थित या लार में उपस्थित जीवाणुरोधी एंजाइम का नाम क्या है? लाइसोजाइम, जो भोजन के साथ जो हल्के फुल्के जीवाणु होते हैं उनको खत्म कर देता है। ठीक है। आंसू और पसीने में भी पाया जाता है ऐसा एंजाइम, जो लार, आंसू और पसीने तीनों में पाया जाता है। कौन सा है? लाइसोजाइम। लार में थायोसाइनेट नामक एंजाइम भी पाया जाता है, यह भी ध्यान रखना। ठीक है। टाइलिन पड़ा हुआ है, लाइसोजाइम पड़ा हुआ है। ठीक है ना, यह ध्यान रखना। थायोसाइनेट। लार का पीएच मान 6.8 होता है, 6.8, यानी हल्का अम्लीय होता है। सांस से कम अम्लीय होता है ना, सांस से ज्यादा क्या होता है? क्षारीय होता है। तो 6.8 इसका मतलब क्या है? हल्का अम्लीय। अब देखिए ठीक है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि तीन प्रकार की होती है भाई। एक होती है कर्ण पूर्व ग्रंथि, दिख रहा है ना, ये लो। ठीक है। एक होती है कर्ण पूर्व ग्रंथि, एक अधो जीवा ग्रंथि, एक अधो जंब ग्रंथि। कर्ण पूर्व कानों के पास गाल में पाई जाती है। ठीक है ना। सबसे बड़ी लार ग्रंथि अगर कोई पूछे तो कौन सी है? कर्ण पूर्व ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। इसमें स्टेंसन नलिका पाई जाती है। कैडी नलिका? स्टेंसन नलिका। इसमें स्टेंसन नलिका पाई जाती है। किसमें? कर्ण पूर्व ग्रंथि के अंदर। यह कान के पास गाल में पाई जाती है। फिर अधोजीवा, सर्वाधिक लार का स्राव। लार ग्रंथि से लार स्रावित होती है और लार ग्रंथि की भी अधोजीवा ग्रंथि से सर्वाधिक लार का स्रावण होता है। इसमें बार्थोलिन नलिका पाई जाती है। इमें की है स्टेंसन, इमें की है बार्थोलिन। ठीक है। फिर है अधोजंब, श्लेष्मा का स्राव करती है, सीरम का स्राव करती है। इसमें वाटंस नलिका। कौन सी नलिका? वाटंस नलिका पाई जाती है। इन तीनों में सरल घनाकार उपकला उत्तक पाए जाते हैं, यह भी ध्यान रखना। लार ग्रंथिया जो है उसमें कौन से उत्तक है? सरल घनाकार उपकला उत्तक। जंतु उत्तक जब पढ़े थे, सबसे पहला उत्तक पढ़ा था उपकला, फिर पढ़ा था संयोजी, फिर पेशीर, फिर तंत्रिका। ठीक है ना। तो लार ग्रंथियों के अंदर कौन सी, लार ग्रंथियों के अंदर कौन सा उपकला उत्तक पाया जाता है? ठीक है। तो सरल घनाकार उपकला उत्तक पाया जाता है। ओके, चलें आगे। चलिए अगला है अपना, दिख रहा है वैसे तो, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूं, है ना, ये लीजिए। ओके, कोई दिक्कत? अभी देखिए ग्रसनी। मुंह हो गया, मुंह के बाद एक छोटी सी संरचना होती है ग्रसनी। ग्रसनी एक ऐसा भाग है जहां पे पाचन नहीं होता। मलाशय एक ऐसा भाग है जहां पे पाचन नहीं होता। ठीक है ना। तो ग्रसनी में पाचन नहीं होता, लेकिन ग्रसनी काम क्या आती है? तो भाई ग्रसनी भोजन और वायु दोनों के पथ का साझा करती है, यानी उभयनिष्ठ पथ है। अगर अपन सांस ले रहे हैं तो वो सांस भी ग्रसनी से होकर फेफड़ों में जाएगी। भोजन ग्रहण करते हैं तो भी ग्रसनी से होकर ग्रास नली फिर आमाशय में जाएगी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ग्रसनी क्या करती है? ये कुप्पीनुमा संरचना है जो भोजन तथा वायु के पथ का साझा करती है। उभयनिष्ठ मार्ग हो गया। इसमें घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस,
ऐसा कह सकते रहे, ये ग्रसनी और ये ग्रास नली दोनों के बीच में पाया जाता है। कौन? एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। ऐसा भी सवाल आ सकता है, ग्रास नली के शीर्ष पर पाई जाने वाली संरचना, देखो नीचे ग्रास नली है, ऊपर ग्रसनी है, ठीक है, और बीच में यह है, तो ग्रास नली के शीर्ष पर पाई जाने वाली संरचना कौन है? एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन, ठीक है। यह क्या करता है? जब भोजन करते हैं, ठीक है ना, जब अपन भोजन करते हैं तो वायु के मार्ग को बंद कर देता है, और जब सांस लेते हैं तो भोजन के मार्ग को बंद कर देता है, ठीक है। और कई बार अपन रोटी खाते खाते जब बात करते हैं तो कहीं अड़ू जावे एकदम, तो होता क्या है कि भोजन के कुछ अंश वायु की नलिका में चले जाते हैं, इसलिए क्या आती है? अड़ूज, आवे अड़ूज, है ना। इसलिए कहते हैं रे बडेरा क्या होता है, बोल तो रोटी नहीं जीमनी, उन कारणों है, ठीक है। देखिए अब देखो, यूस्टेकियन नलिका, क्या लिखा हुआ है? यूस्टेकियन नलिका, ये कान में खुलती है तथा तेज आवाज से पर्दे को फटने से बचाती है। नाम कह रहे यूस्टेकियन, नाम क्या है? यूस्टेकियन, यूस्टेकियन नलिका, ठीक है। ग्रसनी से कहां खुलती है? कान में खुलती है, ठीक है ना। ग्रसनी के कितने भाग है? 3, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। नाक से जो आ रही ग्रसनी वो नासा ग्रसनी, मुंह से जो आ रही है वो मुख ग्रसनी, और कंठ के ऊपर जो है वो कंठ ग्रसनी, ठीक है भाई। अब देखिए ये रहा, ग्रास नली 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर। ग्रास नली में म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे स्रावित श्लेष्मा भोजन को लसलसा बनाता है। ग्रास नली, ये ग्रास नली, ग्रास नली में कौन सी ग्रंथियां? म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती है, जो भोजन को क्या बनाती है? लसलसा। और ग्रास नली के अंदर जो लसलसा भोजन बनता है, उस भोजन को अपन क्या कहते हैं? बोलस। क्या कहते हैं? बोलस, ठीक है। ग्रास नली में स्त्रीय स्क्वेमस, क्या? स्त्रीय स्क्वेमस उपकला पाया जाता है। स्त्रीय का मतलब है संयुक्त उपकला उत्तक, पढ़ा था ना। तो यहां पर संयुक्त स्क्वेमस उपकला पाया जाता है, जो क्रमानुकुंचन गति में मदद करता है। एक बात ध्यान रखना, ग्रसनी से जब भोजन ग्रास नली में आता है तब वह क्रमानुकुंचन गति के द्वारा आमाशय में पहुंचता है। उस क्रमानुकुंचन गति को कौन करवाता है? स्त्रीय स्क्वेमस उपकला उत्तक। स्त्रीय स्क्वेमस उपकला उत्तक क्या करता है? ग्रास नली की क्रमानुकुंचन गति को नियंत्रित करता है। क्रमानुकुंचन का मतलब रे यूं भेली रहे पच फैले, भेली रहे पच फैले, भेली रहे पच, तो गति होती है भोजन की, ठीक है। फिर देखो स्फिंक्टर वॉल, आमाशय के अम्लीय भोजन को ग्रास नली में जाने से रोकता है। ग्रास नली का अगला हिस्सा आपको पता है ना, ऐसे होता है आमाशय, है ये यहां पर एक वाल होता है, ग्रास नली का अवरोधनी कहते हैं जिसको, यानी आमाशय के अम्लीय भोजन को ग्रास नली में जाने से रोकता है। जब कभी हम लोग अत्यधिक भोजन कर लेते या खाने पीने का ध्यान नहीं रखते तब एसिडिटी होती है। एसिडिटी का मतलब है ये जो वाल होता है ना, ठीक है, ये वाल अपना काम करना थोड़ा सा हल्का सा कम कर देता है। इसकी वजह से आमाशय का अम्लीय भोजन जो है वो अपने ग्रास नली में ऊपर चढ़ता है। यहाँ पे क्या होती है? जलन होती है, खाटी खाटी डकरा, उसको क्या कहते हैं? एसिडिटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं। फिर उस अम्लीयता को कम करने के लिए अपन क्षारीय के रूप में इनो वगैरह पीते हैं, है ना। तो स्फिंक्टर वॉल्व, स्फिंक्टर वॉल्व क्या है? आमाशय के अम्लीय भोजन को ग्रास नली में जाने से रोकता है, ठीक है। चले आगे, ओके। फिर देखो रे अगला, ठीक है, ओके, ठीक है। आमाशय जे आकार का थैलीनुमा अंग है, जिसमें 3 किलो, 3 लीटर भी बोल सकते हैं भाई, किलो नहीं बोलता है ना, 3 लीटर तक भोजन संचित रहता है। सर्वाधिक समय तक भोजन यही ठहरता है। अगर पूछ ले सर्वाधिक समय तक भोजन कौन से अंग में ठहरता है, तो आमाशय में 5 से 6 घंटे या 4 से 5 घंटे, ठीक है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, एक तो कार्डियक या जठरागम, कार्डियक या जठरागम, इसी भाग से भोजन आमाशय में प्रवेश करता है। यानी देख लो, ग्रास नली से आमाशय को जोड़ने वाला भाग है, और यहीं पर कौन सा वाल होगा?
स्फिंक्टर वॉल्व, बताया था। यहीं पर कौन सा वाल्व होगा? स्फिंक्टर वॉल्व। लिख दूं वापस, स्फिंक्टर वॉल्व, ठीक है। दूसरा है जठर निर्गमी भाग, जठर निर्गमी भाग, यह भाग छोटी आंत में खुलता है, यानी आमाशय और छोटी आंत के बीच वाला। यहां पर भी एक वाल्व होगा, यह कौन सा है? पाइलोरिक वाल्व। इसको क्या कहते हैं? पाइलोरिक वाल्व। क्या कहते हैं? पाइलोरिक वाल्व। ध्यान रखो भाई, ग्रास नली और आमाशय के बीच में कौन सा वाल्व? स्फिंक्टर वॉल्व। ग्रास नली और आमाशय के बीच में कौन सा वाल्व? स्फिंक्टर वॉल्व। ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में कौन सा वाल्व? पाइलोरिक वाल्व, ठीक है। उसके बाद आमाशय की ग्रंथियां, आमाशय की ग्रंथियां, आमाशय के अंदर देखो रे, श्लेष्मा ग्रंथि किसका स्राव करती है? श्लेष्मा का। ऑक्सिंटिक या पेराइटल ग्रंथि, ऑक्सिंटिक या पेराइटल ग्रंथि, पेराइटल क्या करती है? एचसीएल का स्राव करती है। पूछ ले आमाशय की कौन सी ग्रंथि एचसीएल का स्राव करती है? तो ऑक्सिंटिक कोशिकाएं या पेराइटल कोशिकाएं। फिर प्रधान कोशिका पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का स्राव, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। रेनिन क्या होता है? एक एंजाइम होता है ना, जो दूध में उपस्थित केसिन को पेराकेसिनेट में बदलता है, ठीक है ना। और जो रेनिन है वो किससे बनता है? प्रोरेनिन से। होता क्या रे? ये है रे मृत एंजाइम बोल सकते हैं इसको, प्रोरेनिन को। और ये प्रोरेनिन को मृत एंजाइम से एक्टिव कौन करता है वापस? ये मृत है, इसको एक्टिव कौन करता है? एचसीएल। जैसे ही एक्टिव करता है ये क्या बन जाता है? रेनिन बन जाता है। क्या बन जाता है? रेनिन बन जाता है। दुग्ध पाचक एंजाइम बोलते हैं रेनिन को, है ना, ठीक है। आगे देखो, एचसीएल निष्क्रिय एंजाइम को क्या करता है? सक्रिय। जैसे पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है, प्रोरेनिन को रेनिन में बदलता है, दुग्ध पाचक एंजाइम, ठीक है ना। तो प्रधान कोशिका द्वारा पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का स्राव होता है। दोनों के दोनों कैसे एंजाइम है? निष्क्रिय। इनको सक्रिय कौन बनाता है? एचसीएल बनाता है, ठीक है। फिर देखिए नेज कारक, विटामिन बी12 साइनोकोबाल्मिन का अवशोषण करता है। विटामिन बी12 यानी साइनोकोबाल्मिन का अवशोषण कौन करता है? नेज कारक। पूछ ले आमाशय के अंदर नेज कारक का कार्य क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन या विटामिन बी12 का अवशोषण। फिर देखो रे पाइसीकरण। पाइसीकरण क्या है? वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलना। वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलना क्या कहलाता है? पाइसीकरण। कौन बदलता है? तो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम क्या करता है? वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? पायसीकरण। सीधे पूछ ले पायसीकरण में कौन सा एंजाइम में काम आता है? तो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। कौन सा? गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पायसीकरण, ठीक है। फिर देखो आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं। आमाशय में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता, ठीक है भाई। इसके आगे क्या है? चलिए नेक्स्ट चले अपन। फिर है ना छोटी आंत। छोटी आंत देखिए, बड़ा करूं, देखिए छोटी आंत 7.5 मीटर क्या होती है रे? लंबी होती है, दिख तो रहा है ना, ठीक है। भोजन का सर्वाधिक पाचन यही होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां होता है रे? यही होता है। कहां? छोटी आंत में। हेंगु बतो पाचन पूछे तो छोटी आंत, हेंगु बतो अवशोषण पूछे तो बड़ी आंत। हेंगु बतो पाचन छोटी आंत, अवशोषण बड़ी आंत, ठीक है। छोटी आंत के 3 भाग है। देखो, यू आकार की ग्रहणी, भोजन के रासायनिक पाचन में सहायक। भोजन का सर्वाधिक रासायनिक पाचन कहां होता है? तो यू आकार की ग्रहणी में, यू आकार की ग्रहणी में, ठीक है। आमाशय से प्राप्त भोजन काइम कहलाता है। ग्रास नली में कहीं हो बोलस,
आमाशय में कई भंगो काइम, जिसे अम्लीय प्रवृत्ति से क्षारीय प्रवृत्ति में पित्त रस बदलता है। पित्त रस कहां से स्रावित होता है? यकृत की पालिकाओं से स्रावित होता है, पित्ताशय में संचित रहता है। और कार्य कहां है उसका? आमाशय के अंदर। आमाशय में क्या कार्य है कि काइम की अम्लीय प्रवृत्ति को क्षारीय प्रवृत्ति में बदलना। कौन? पित्त रस बदलता है। ठीक है, फिर देखिए रे अग्र शुद्धांत, ये छोटी आंत के 3 भाग है, पहला, दूसरा, ये तीसरा। यू आकार की ग्रहणी, सर्वाधिक रासायनिक पाचन। अग्र शुद्धांत, यहां भोजन का सर्वाधिक क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण। यह अवशोषण सूक्ष्मांकुर द्वारा होता है। किसके द्वारा? सूक्ष्मांकुर। सूक्ष्मांकुर को अवशोषण की इकाई कहते हैं। पाचन तंत्र के अंदर अवशोषण की इकाई कौन कहलाता है? सूक्ष्मांकुर। कौन कहलाता है? सूक्ष्मांकुर। होता कहां है? अग्र शुद्रांत के अंदर। फिर है शुद्रांत, छोटी आंत का अंतिम भाग जो बड़ी आंत में खुलता है। यह बड़ी आंत में खुलता है। यहां पर पित्त, लवण व विटामिन का अवशोषण होता है। पित्त, लवण और विटामिन का अवशोषण होता है। फिर देखिए वसा का इमल्सीकरण, पित्त रस में उपस्थित वसा का इमल्सीकरण, पित्त रस में उपस्थित 2 लवण, पित्त रस में उपस्थित 2 लवण कौन कौन से? सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट तथा सोडियम टोरोकोलेट। एक तो सोडियम ग्लाइकोकोलेट, एक सोडियम टोरोकोलेट। किसमें होते हैं? पित्त रस में। वसा को छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देते हैं। इसको क्या कहते हैं? वसा का इमल्सीकरण। पाइसीकरण तो गैस्ट्रिक लाइपेज एसिड है ना। और इमल्सीकरण में क्या है? पित्त रस के अंदर 2 लवण उपस्थित होते हैं। एक तो सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, दूसरा होता है सोडियम टोरोकोलेट। ये 2 लवण क्या करते हैं? वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देते हैं। इसको क्या कहते हैं? वसा का इमल्सीकरण। फिर पित्त रस, अग्नाशय रस तथा आंत रस का कार्यस्थल कहां है? छोटी आंत। ध्यान रखना, पित्त रस, अग्नाशय रस और आंत रस का कार्यस्थल कहां है? छोटी आंत। विटामिन ए, डी, ई के अवशोषण में भी पित्त रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई दिक्कत नहीं है। हल आगे चलिए। आंत्र रस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आंत्र रस हल्के पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव होता है। आंत्र रस के अंदर देखो रे, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, न्यूक्लिएजेज, फास्फेटेज और इरेप्सिन, इतना एंजाइम है। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज या फ्रक्टोज। सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज। ध्यान रखना, पूछ ले सबसे मीठी शर्करा कौन सी है तो कौन है? फ्रक्टोज है सबसे मीठी शर्करा। फिर है लैक्टेज। लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है। ठीक है। फिर लाइपेज क्या करता है? वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। पाइसीकरण अभी पढ़ा था, गैस्ट्रीय लाइपेज। फिर न्यूक्लिएजेज, न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइट में बदलता है। न्यूक्लिएजेज न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइट में बदलता है। जबकि फास्फेटेज क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजनी क्षार में बदलता है। न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजनी क्षार में। फिर है इरेप्सिन, डाई और ट्राइपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। आप तो ये सिर्फ नाम याद रख लेना, आंत्र रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, बाकी की देन नहीं करनी अपने, है ना। ठीक है, एक ये ध्यान रखना, सबसे मीठी शर्करा कौन सी। फिर देखो भाई, बात करते हैं अपन बड़ी आंत की, AL। ठीक है, बड़ी आंत, इसका मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना है। मेन किस कार्य? जल और खनिज लवणों का। ठीक है, आहार नाल का अंतिम भाग है। बड़ी आंत में किण्वन की प्रक्रिया पाई जाती है। किसकी प्रक्रिया पाई जाती है? किण्वन की। कुछ जटिल ऐसे चीजें होती है जिनका पाचन जो है वो छोटी आंत में हो नहीं पाता है।
ठीक है। तो बड़ी आंत में किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा उनका क्या होता है, पाचन होता है, ठीक है। ओके, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते रहे। एक होता है अंधनाल जिसको अपन कहते हैं सीकम, एक होता है वृद्धांत जिसको कहते हैं कोलन, क्या कहते हैं, कोलन, ठीक है। और एक होता है मलाशय जिसको क्या कहते हैं, रेक्टम। सीकम के यानी अंधनाल के छोटे होने के कारण ही सेल्यूलोज का पाचन मनुष्यों में नहीं होता है, सिर्फ कहां होता है, इसका मतलब बिटवीन डिफरेंस क्या है शाकाहारी में और मांसाहारी के अंदर, कि शाकाहारी के अंदर सीकम अंधनाल की लंबाई ज्यादा होती है अपेक्षाकृत मांसाहारियों की तुलना में, इसलिए वहां पे सेल्यूलोज का पाचन होता है, अटीने नहीं हुए। ओके, और अपेंडिक्स इस अंधनाल के जस्ट नीचे कृमि रूपी परिशेषिका, अपेंडिक्स को क्या कहते हैं, हिंदी नाम कहीं है, कृमि रूपी परिशेषिका पाई जाती है। कहां, अंधनाल के जस्ट नीचे, जिसको अपन क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है नहीं। बड़ी आंत के 3 भाग में अंधनाल हो गया। फिर वृद्धांत जिसको अपन कहते हैं कोलन, पचित भोजन से जल व खनिज लवण का क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। आगे देखो मलाशय या रेक्टम, आहार नाल का अंतिम भाग जो मल द्वार से जुड़ा रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत, बड़ी आंत हो गई, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं, साथ साथ में उन चीजों को याद करते रहना। इन ध्यान रख जो अंधनाल पूछ ले कि मनुष्य प्रजाति में सेल्यूलोज का पाचन क्यों नहीं होता, कारण 4 कारण दे दिया, तो अंधनाल की छोटी लंबाई की वजह से, ठीक है। आगे देखो, 1 मिनट, ये हो गया था क्या, हाँ हो गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यकृत क्या है, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अब अपना पाचन तंत्र को तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, लेकिन कुछ एक ग्रंथियां बच गई, जैसे यकृत है, अग्नाशय, वो भी पाचन तंत्र में हिस्सा तो लेती है ना, अलग अलग रस छोड़ती है, जो कहीं आमाशय में काम आता है, कहीं छोटी आंत में काम आता है, कोई बड़ी आंत में काम आता है। तो यकृत, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। यकृत में पुनरुद्भवन की क्षमता, पुनरुद्भवन का मतलब कहीं होगा, पुनरुद्भवन का मतलब यह है कि यकृत के अगर 70% पार्ट को काट दिया जाए तो भी उसमें यह क्षमता पाई जाती है कि यह अपने आप को पुनः बना सकता है, इसको पुनरुद्भवन कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, एकमात्र ऐसा अंग यकृत जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। यकृत पित्त रस का स्रावन करता है जो पित्ताशय में संग्रहित देता है। देखिए, ग्लाइकोजेनेसिस और ओ है ग्लाइकोजेनोलिसिस, दोनों प्रक्रम एक दूसरा उल्टा है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है कि रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को किस में बदला जाता है, ग्लाइकोजन में बदला जाता है। किसके द्वारा, यकृत कोशिका और इंसुलिन हार्मोन के द्वारा। रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज होगा तो क्या होगा रे, शुगर नहीं हो जाएगा क्या, तो उस अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला जाता है यकृत कोशिकाओं और इंसुलिन हार्मोन के द्वारा। उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। जबकि अब ये तो अतिरिक्त था, मान लो खून के अंदर ग्लूकोज की कमी हो गई तो क्या करेंगे, ग्लाइकोजन को वापस किस में बदलेंगे, ग्लूकोज में बदलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजेनोलिसिस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ठीक है। यकृत कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण करता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है, यह भी ध्यान रखना। यकृत क्या करता है, मृत आरबीसी का विघटन करके बिलिरुबिन वर्णक का निर्माण करता है। यकृत क्या करता है रे, मृत आरबीसी का विघटन करके उससे क्या बनाता है, बिलिरुबिन वर्णक, जो कि पीला होता है। इसकी कमी से पीलिया रोग हो जाता है, ठीक है। फिर यकृत भ्रूण में आरबीसी का निर्माण करता है। वैसे तो आरबीसी का निर्माण कहां होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है ना, लेकिन भ्रूण के अंदर आरबीसी का निर्माण कहां होता है, यकृत। कहां होता है, यकृत में। हिपेरिन का स्राव करता है जो थक्का बनाने में मदद करता है। यकृत क्या करता है, हिपेरिन का स्राव करता है। किसका स्राव करता है रे, हिपेरिन।
हिपेरिन का स्राव कौन करता है? यकृत, जो थक्का बनाने में मदद करता है। वैसे थक्का बनाने का जो मेन प्रोटीन होता है वो फाइब्रिनोजन होता है, लेकिन उसमें सहायता कौन करता है? हिपेरिन। हिपेरिन का स्रावण कौन करता है? यकृत। देखिए, फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन का संग्रहण और संश्लेषण भी करता है। यानी खून का थक्का जमाने में इंपॉर्टेंट दो जो प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन, इनका संग्रहण और संश्लेषण भी करता है। इसके साथ साथ इनकी हेल्प करने के लिए हिपेरिन नामक प्रोटीन का स्रावण भी कौन करता है? यकृत करता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलने आगे, कोई दिक्कत? और थाने 5 वाट है, ठीक है। ओके, यकृत के बाद में है अग्नाशय। अग्नाशय क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों हैं। अग्नाशय द्वारा इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन का स्रावण होता है। ध्यान रखना, कौन कौन? इंसुलिन और ग्लूकेगोन। अग्नाशय में इंसुलिन और कौन है? ग्लूकेगोन। इंसुलिन और ग्लूकेगोन। अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज व लाइपेज नामक पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ध्यान रखना इन तीनों के नाम, ट्रिप्सिन, एमिलेज और लाइपेज। अग्नाशय में लैंगर-हैंस द्वीप समूह कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं? लैंगर-हैंस द्वीप समूह। इसकी भी 5 उपकोशिकाएं हैं। इसमें एक तो अल्फा कोशिका पाई जाती है जो ग्लूकेगोन का स्रावण करती है। अल्फा कोशिका ग्लूकेगोन का स्रावण। बीटा कोशिका इंसुलिन और एमाइलिन का स्रावण। इंसुलिन और एमाइलिन का स्रावण। गामा कोशिका पॉलीपेप्टाइड का स्रावण। गामा कोशिका क्या करती है रे? पॉलीपेप्टाइड का स्रावण करती है। गामा कोशिका क्या करती है? पॉलीपेप्टाइड। डेल्टा कोशिका क्या करती है? सोमेटोस्टेटिन का स्रावण करती है। किसका? सोमेटोस्टेटिन। और एप्सिलॉन कोशिका ग्रेलिन का स्रावण करती है। ये लैंगर-हैंस द्वीप समूह कोशिका की जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं उनके द्वारा स्रावित एंजाइम के नाम हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गई? ये आज का अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, कौन सा? पाचन तंत्र। अब देखिए, ये तंत्र सिस्टम जो है वो बड़े बड़े हैं, ठीक है, और इनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लगेगा और अपन 2-2 क्लास में नहीं कर सकते, नहीं तो फिर लिंक टूट जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक क्लास में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये मैटर पसंद आया होगा। मैटर पसंद आएगा ही, कारण इसमें सब कुछ आपको आपके एग्ज़ाम के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, देख सकते हो आप लोग एक एक चीज़। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, ज़्यादा कोई कचरा नहीं, जो जरूरत है उतो ही। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, शेयर करेंगे तो ठीक रहेगा। और अभी दिन भी कम ही बचे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं, आपके दोस्तों तक, आपके मित्रों तक इन वीडियोस को जरूर पहुँचाएं। ठीक है ना, और बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय राम जी, जय हिंद, जय भारत।